हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पर्वतों के बारे में। मतलब प्रायद्वीपीय भारत की पत्थर पर्वत मतलब कि देखिए, प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है वो देखते हैं। एक तो उत्तर भारत कहलाता है, ये हमारा इतना भाग क्या कहलाता है, उत्तर भारत। ये तो उत्तर पूर्वी राज्य है, ये इतना उत्तर भारत कहलाता है इतना। उसके बाद तो उत्तर भारत की जो हिमालय हिमालय है वो उत्तर भारत का पत्थर पर्वत मानते हैं हम। उसके बाद ये यहाँ से पूरा हम क्या करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत मानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत मतलब कि एक, ये दो और ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है हमारे लिए, है ना। प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसके बारे में हम देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं। देखिए, ये यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वत राजस्थान में है, तो हम अरावली पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, हमारे पास विंध्याचल पर्वत है। उसके बाद ये सतपुड़ा पर्वत है। उसके बाद ये पूर्व पश्चिम घाट है, वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट है। तो इसमें कुछ कुछ श्रेणियाँ हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। गारो, खासी और जयंतिया के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर दिया नहीं है, पर इसी मैप में देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर ये महाराष्ट्र में क्या है, तीन श्रेणी आती है, अजंता, बालघाट और हरिश्चंद्र की। तो ये वेस्टर्न घाट यानी पश्चिम घाट का ही क्या है, हिस्सा है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम जो पर्वत है प्रायद्वीपीय भारत की, उनके बारे में पूरा पढ़ लेंगे। मतलब उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए पहले हम पढ़ते हैं जैसे अरावली पर्वत। देखिए, अरावली पर्वत क्या है। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होता है। मतलब कि जो पर्वत ऐसा है बना हुआ है पर्वत, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है वो, तो गुजरात में पालनपुर से प्रारंभ होता है और दिल्ली में मजनू के टीले तक फैला है। तो दिल्ली में ये कहाँ तक फैला हुआ है, मजनू के टीले तक फैला हुआ है। प्रारंभ पालनपुर से होता है और दिल्ली में मजनू के टीले तक फैला हुआ है। राजस्थान में प्रमुख रूप से फैला हुआ है। प्रमुख रूप से कहाँ पर फैला हुआ है, तो मुख्य रूप से राजस्थान का ही पर्वत है, राजस्थान में फैला हुआ है। और ये 800 किलोमीटर लंबा है। तो गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली में मजनू के टीले तक ये जो बीच की लंबाई है वो कितनी है, ये 800 किलोमीटर। तो 800 किलोमीटर लंबा है। ये चीज़ पेपर में पूछी नहीं जाएगी वैसे कितने किलोमीटर लंबा है, लेकिन बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी कहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ हुआ है, दिल्ली में मजनू के टीले तक फैला है, राजस्थान में मुख्य रूप से फैला है। हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर है। ये कहाँ पर है, माउंट आबू पर्वत श्रेणी पर है, अरावली की। राजस्थान में ही है गुरु शिखर, राजस्थान में ही है क्योंकि राजस्थान में मुख्य रूप से फैला हुआ है। यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। भारत का इसको क्या कहते हैं, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। सबसे पुराना पर्वत क्या है, अरावली है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत। और ये कैसा बलित पर्वत है। बलित पर्वत के बारे में हम जानते हैं, हमने हिमालय भी बलित पर्वत था। और बलित पर्वत के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बनते हैं। बलित पर्वत क्या होती है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, जैसे ये प्लेट है दो, इनका घनत्व बराबर नहीं होता। जब ये टकराती है तो एक क्या करती है, ऊपर उड़ जाती है और एक नीचे धंस जाती है। जो नीचे धंसती है वो लावा का निर्माण करती है, जो ऊपर उठती है वो माउंटेन का निर्माण करती है। इस प्रकार बने पर्वत को हम क्या बोलते हैं, बलित पर्वत बोलते हैं। तो ये क्या है, एक बलित पर्वत है। हमारे पास ये बना हुआ कौन सा पर्वत है, तो ये हमारे पास बलित पर्वत है। उसके बाद पढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान को ये दो भागों में बांटता है, एक पश्चिमी और पश्चिमी भाग अर्ध मरुस्थलीय मरुस्थलीय क्षेत्र है। उसके बाद पूर्वी भाग उपजाऊ क्षेत्र, मैदान क्षेत्र है। कौन कौन सा, जयपुर और उदयपुर वाला क्षेत्र है। देखिए, अब हम इसको पहले एक बार मैप से देखते हैं अच्छे से, तब वो समझ आएगा। देखिए, यहाँ पर ये अपना गुजरात है, यहाँ से इस प्रकार गुजरात है। मान लीजिए यहाँ से गुजरात है और ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। तो ये गुजरात में पालनपुर से यहाँ से प्रारंभ होकर, गुजरात में कहाँ से, पालनपुर से प्रारंभ होकर गुजरात में इस प्रकार यहाँ, तो यहाँ दिल्ली में ये कहाँ पर, मजनू के टीले तक फैला हुआ है। तो अब ये राजस्थान है। फिर राजस्थान को क्या कर रहा है, कि दो भागों में बांटता रहा है। एक तो अपने पास ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग है। तो देखिए, ये क्या होता है हमारे पास, ईस्ट होता है, मतलब पूर्वी भाग। ये हमारे पास ईस्ट होता है पूर्वी भाग, ये हमारे पास वेस्ट होता है पश्चिम भाग। तो
ये जो पश्चिमी भाग है ये क्या है, मरुस्थलीय भाग है। इधर क्या है, मरुस्थल है या अर्ध मरुस्थलीय भाग बोलते हैं। और जो पूर्वी भाग है ये वाला भाग राजस्थान का, राजस्थान में मुख्य रूप से फैला है, जो सबसे अधिक राजस्थान में ही है ये। और ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में ही है। तो क्या हुआ कि ये वाला जो भाग है ये जयपुर और उदयपुर वाला भाग है, तो ये उपजाऊ है। ये वाला भाग क्या है, उपजाऊ है। और ये वाला भाग मरुस्थलीय भाग है। तो इस प्रकार हमने इसको मैप से भी देख लिया, अरावली पर्वत को, है ना। और मैप में इसकी कहाँ पर है, तो इस प्रकार यहाँ से ऐसा फैला हुआ है। इसमें हमको देखिए याद क्या क्या करना, हम वो देख लेते हैं एक बार और अच्छे से। देखिए अरावली पर्वत गुजरात में पालनपुर से प्रारंभ होकर दिल्ली मजनू की टीला तक फैला हुआ है। राजस्थान का मुख्य रूप से फैला हुआ है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम पता होना चाहिए कि किस राज्य में मेन रूप से फैला हुआ है। तो मुख्य रूप से राजस्थान में फैला हुआ है और कुछ भाग इसका हरियाणा में भी है। 800 किलोमीटर लंबा है। हाईएस्ट पीक बहुत इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट पीक हमेशा पूछी जाती है इसकी, गुरु शिखर है हाईएस्ट पीक माउंट आबू पर। तो ये सबसे प्राचीन पर्वत है भारत का। बलित पर्वत है, आप जानते ही हैं बलित पर्वत किस प्रकार बना है, हमने अभी देख भी लिया है। और राजस्थान को दो भागों में बांटता है, वो भी देख लिया हमने कि पूर्वी भाग पश्चिम भाग। जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय भाग है, इस प्रकार इस साइड का थोड़ा सा दिमाग लगाना है उस टाइम, बस सोचना है इस साइड का भाग है तो ये मरुस्थलीय भाग है, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है। और इस साइड का भाग है तो ये क्या है, पूर्वी भाग है, मतलब कि उपजाऊ मैदान क्षेत्र है, जयपुर और उदयपुर वाला क्षेत्र है। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा अरावली पर्वत समाप्त होता है। इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं अरावली पर्वत से। अब हम विंध्याचल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखिए विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल गुजरात में जोवट से प्रारंभ होकर बिहार में सासाराम तक फैला है, 1200 किलोमीटर में फैला है। यह गंगा नदी प्रणाली और प्रायदीपी नदी प्रणाली के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। तो देखिए ये फैला कहाँ पर हुआ है, देखिए ये है हमारे पास विंध्याचल। ये तो विंध्याचल क्या करता है, ये सीधे इस भाग में फैला हुआ है। यदि इसको और लंबा माना जाए, ये तो केवल एमपी में बता रहा है, ये प्रारंभ होता है गुजरात से ही और यहाँ बिहार तक जाता है, यहाँ तक। तो यदि यहाँ तक फैला हुआ है बिहार में सासाराम तक और गुजरात से प्रारंभ हुआ है, तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, जो मतलब नीचे की नदियाँ हैं, ये ये इस प्रकार की ये नदियाँ, तो इन नदियों को क्या करता है, जो ऊपर की जो नदियाँ हैं उत्तर भारत की, इन नदियों से क्या है अलग करता है ये। और उत्तर भारत जो ऊपर का भारत है उत्तर भारत, उसके बाद जो नीचे का भारत है उसको दक्षिण भारत मानते हैं। तो ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से भी अलग करता है। तो क्या करता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को उत्तर भारत की नदियों से अलग करता है। उसके बाद देखिए गंगा नदी प्रणाली और प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली सही है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ये क्या है, एक ब्लॉक पर्वत है, मतलब खंड पर्वत है। नर्मदा नदी बिंद क्षेत्र में दरार घाटी या भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है। देखो दरार घाटी, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली क्या होता है, खंड पर्वत कैसे बनते हैं, तो हम इसके बारे में अब विस्तार से जानेंगे। हम पर्वत बनाएंगे। देखिए अब जो बलित पर्वत था वो किस प्रकार बना था, हमारे पास बलित पर्वत बना था कि बलित पर्वत में दो प्लेटें थी। हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक ही प्लेट है। एक ही प्लेट में क्या होती है, यहाँ पर ऐसी ऐसी ये दरारें पड़ जाती है। अब क्या हुआ, ये दरारें पड़ गई, प्लेट एक ही है लेकिन इसमें दरारें पड़ गई। तो क्या हुआ कि ये भाग नीचे धंस जाता है, जो भाग छूटा हुआ होता है वो इन दरारें पड़ने से नीचे धंस जाता है। ये भाग क्या हुआ, हमारे पास नीचे धंस गया इस प्रकार। मान लीजिए ये इस प्रकार आ गया हमारे पास, यहाँ नीचे धंस जाता है। तो ये जो दो उठे हुए भाग हैं ये वैसे ही पर्वत का निर्माण कर देते हैं। अब पर्वत का निर्माण हुआ है तो देखिए हम देखते हैं, अब भी हमने देखा था कि ये दो उठे हुए भाग, तो ये क्या हुआ, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये दोनों पर्वत हैं। तो इन दोनों के बीच का ये भाग है, यही तो रिफ्ट वैली है। और इसी रिफ्ट वैली में यानी भ्रंश घाटी, तो इसमें देखिए ये बह रही है नर्मदा नदी। ये जो नदी बह रही है नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी बह रही है।
उसके आसपास ये तो इतना क्षेत्र रहने के लिए, यहाँ पर भी रहने के लिए क्षेत्र है, तो यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। तो अमरकंटक से ये होशंगाबाद, सीहोर, उसके अलावा नरसिंहपुर, खंडवा, खरगोन, ये जो क्षेत्र है इनमें क्या है कि लोग रहते हैं, निवास करते हैं, कुछ जिले बसे हुए हैं, तो इसी में आते हैं, रिफ्ट वैली में। अब देखिए बलित पर्वत किस प्रकार बना हुआ है, हमने वो देख लिया। देखिए ये इसको क्या बोलते हैं हम, भ्रंश घाटी, इसमें नर्मदा नदी बहती है। ये है भ्रंश घाटी, ये क्षेत्र इतना। ये है हमारे पास विंध्याचल पर्वत। तो ब्लॉक ब्लॉक पर्वत किस प्रकार बनते हैं हम वो जान रहे थे। तो एक ही ये प्लेट होती है, एक प्लेट में क्या है, ये दरारें पड़ जाती है। दरारें पड़ने से क्या होता है कि इसका कुछ भाग नीचे ज़मीन में बैठ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस प्रकार की पर्वत का निर्माण होता है। ये अब ये क्या है, विंध्याचल और एक सतपुड़ा, इस प्रकार हम जानते हैं। अब विंध्याचल के बारे में हमने पढ़ लिया है। विंध्याचल क्या है, ये गुजरात में जोबट से प्रारंभ होकर, गुजरात में जोबट, वो पालनपुर से हुआ था। ये गुजरात में जोबट से प्रारंभ होकर बिहार में सासाराम तक 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। अरावली 800 फैला हुआ था। गंगा नदी प्रणाली और प्राकृतिक नदी प्रणाली भी जल विभाजक का कार्य करता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। एक ये क्या है, ब्लॉक पर्वत है, खंड पर्वत है। नर्मदा नदी विंध्य क्षेत्र में दरार घाटी, तो दरार घाटी, भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, वो यही क्षेत्र होता है ना। तो रिफ्ट वैली में बहती है। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद। अब हम आगे की जो वीडियो है, आगे के पर्वत पढ़ेंगे उसमें। तो आगे के सभी पर्वत के बारे में हम पढ़ेंगे और उनकी हाईएस्ट पीक क्या है। तो इसकी हाईएस्ट पीक नहीं होती है ये बात, तो और देख लेते हैं हम, है ना। विंध्याचल की कोई हाईएस्ट पीक नहीं है। उसके बाद हम सतपुड़ा पर्वत पढ़ेंगे। उसके बाद पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गारो खासी और जयंतिया, अजंता, बालघाट और हरिश्चंद्र की गुफाएं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।